Previous lectures we have seen that how the blastula forms, then how the gastrula form afterward, how the development takes place, what is the gestation period, और इन 9 months पे कैसे कैसे कौन कौन से organs का development होता है. like first month में पूरे 9 month का gestation period है. फर्स्ट मंथ में पूरे 9 मंथ को जो है वो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया. ओके, 3 वीक्स का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 6 वीक पे सेकंड मंथ पे 3rd मंथ को बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ओके, 6th मंथ पे बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर और उसके बाद 3rd ट्राइमेस्टर. जो 9 महीने का समय है उसको 3 इन दैट वे डिवाइडेड इनटू ट्राइमेस्टर. ट्राइमेस्टर का मतलब 3 महीने का समय. ओके, हर एक मंथ पे द फीटस डेवलप एंड द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन स्टार्ट डेवलपिंग. जैसे फर्स्ट मंथ में जो है वो हार्ट का फॉर्मेशन होने लगता है धीरे धीरे. ओके, सेकंड मंथ आएगा तो लेग्स. ओके, सेकंड मंथ में लेग्स और लिम्स मतलब उसके टोज हैं, फिंगर्स हैं, 4 लिम, हैंड लिम, ये सब बनने लगेंगे, हाथ पैर बनने लगते हैं. स्किन के ये अपना ईयर के फोल्ड्स दिखाई देने लगेंगे. ये सब चीजें हो जाती है. 3rd मंथ में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स बनने लग जाएंगे. राइट, एज ए 5th मंथ में उसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा. इस तरह से अराउंड 9 मंथ द डेवलपमेंट ऑफ द fetus completes and it is ready to take the birth. तो उसे बोलते हैं then parturition. That term childbirth is known as parturition or the childbirth. Right? It's a neuroendocrine mechanism. Parturition or the childbirth is a neuroendocrine mechanism. Okay, neuro means related to the nervous system because we are knowing that सारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो भी सिग्नल्स जाते हैं वो सारे न्यूरॉन पहले ब्रेन को जाते हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द ब्रेन. ओके, इन द हाइपोथैलेमस पार्ट, और वहां से कई सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं. और एंडोक्राइन मीन्स सिंस द एंडोक्राइन हार्मोन्स सारी पूरी प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसलिए न्यूरो एंडोक्राइन. सो पार्ट्यूरेशन और चाइल्ड बर्थ इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द डेवलपमेंट कंप्लीट्स, व्हेन द फीटस डेवलप्स कंप्लीटली, at that time the fetus and the placenta sends certain kind of the they start certain kind of the contraction in the uterine wall. Okay, lekin these contraction are mild contraction and they are known as the fetal ejection reflex. Fetus ejection reflex. ओके, पहले स्टार्ट क्या होगा, जैसे ही फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया तो प्लेसेंटा और फीटस इटसेल्फ, ओके, दे इंड्यूस अ काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द यूटेराइन वॉल एंड दैट इज नोन एज द फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स. ओके, यूटेराइन वॉल में थोड़ा हल्का माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन. दीज आर द वेव्स ऑफ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन. और मसल्स की एक्टिविटी भी हमें पता है कि ब्रेन से कंट्रोल होती है. तो ये सारे सिग्नल्स कहाँ भेजेंगे, फीटस, डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा, ये सारे सिग्नल्स भेज रहा है ब्रेन को, और इन टर्न यूट्रस की वॉल की जो मसल्स होती हैं उनके अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाते हैं. राइट, दीज माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन वेव्स दे इंड्यूस द सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन from the posterior pituitary gland. Mild contraction किस बात को इंड्यूस कर रहा है, secretion of oxytocin, OXYTOCIN. Oxytocin is a hormone
secreted by the posterior lobe of the pituitary gland present in the brain. Okay, hypothalamus part of the brain. Understood? तो जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है जब शुरू हो जाता है तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जाते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट सीक्रेटिंग ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ओके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन फर्दर इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन वेव्स इन द यूटेराइन वॉल. ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यूटेराइन वॉल की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग कर देता है. Okay, more and more strong waves of the contraction induce the secretion of more oxytocin. जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन और भी ज्यादा रिलीज होने लगेगा. मोर द ऑक्सीटोसिन, मोर द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इन द यूटेराइन वॉल. इस तरह से यूटेराइन वॉल में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है एंड इट स्टार्ट propelling the fetus towards the birth canal. जो बर्थ कैनाल हमने सर्विक्स और वेजाइना को मिला के जो बर्थ कैनाल थी वहां से बेबी बाहर आने लगता है. ओके, सो दिस इज नोन एज द पार्टिशन. अगर पार्टिशन आता है तो आपको क्या बताना पड़ेगा? न्यूरो एंडोक्राइन है. पहला जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आता है वो इंड्यूस होता है डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से. जब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया तो वो इंड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए. ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्शन इन द यूटेराइन वॉल. अगर ये आता है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्ट्यूरेशन और कॉन्ट्रैक्शन इन द यूटेराइन वॉल, आपको ऑक्सीटोसिन लिखना है. ऐसे हार्मोन आप लोग हमने कहा था ओव्यूलेशन के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फॉलिकल्स बनाने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या ऑक्सीटोसिन के लिए. ऑक्सीटोसिन किसके लिए है? पार्ट्यूरेशन के लिए, यूटेराइन वॉल में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन के वेव्स को स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, तो बहुत ज्यादा जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा उससे और ज्यादा ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट होने के लिए इंड्यूस करेगा. ज्यादा ऑक्सीटोसिन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर द कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन द यूटेराइन वॉल. ओके, और वे भी बाहर की तरफ निकलेगा. उसके अलावा एक और हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाय द ओवरी एंड द प्लेसेंटा. ओवरी भी गोनेट्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड है. हम लोग जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं उसमें टेस्टिस और ओवरी को भी पढ़ते हैं, गोनेट्स को भी पढ़ते हैं. One more hormone, relaxin hormone. This is also helpful during the childbirth. Relaxin hormone is secreted by the ovary and the placenta. इस हार्मोन का क्या काम है? दिस हार्मोन सॉफ्टन एंड वाइडन द सर्विक्स, बर्थ कैनाल को सॉफ्ट करेगा, वाइड करेगा, एज वेल एज द पेल्विक की जो मसल्स है, लिगामेंट है, उसको भी ये वाइड करेगा, सो दैट द चाइल्ड बर्थ जो है वो बहुत इजी हो जाए. Okay, as soon as the child takes birth, the mammary gland starts secreting the milk. Lactation start हो जाएगा. वो होता है in the influence of the prolactin. Prolactin is a lactogenic hormone. Lactogenic hormone means the hormones which induce the secretion of milk. Okay, so prolactin is a lactogenic hormone and prolactin induce the lactation in the mammary gland. सारी बहुत ही नेचुरल सी प्रोसेस है, बहुत ही गॉड गिफ्टेड है सब कुछ. इतना मिरेकल लगता है कि छोटा सा एक बेबी ने कितना, मतलब अगर हम लोगों ने पूरी प्रोसेस देखी शुरू से कि कैसे बहुत ही एक छोटी सी सेल थी, वेरी माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक सेल, किस तरह से वो उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, किस तरह से उसका पूरा डेवलपमेंट हुआ. इज़ इट अ मिरेकल? इज इट गॉड ऑलमाइटी पूरा ये सब कंट्रोल करने वाले है ना. तो लेकिन जरूर ही इंसान से ही कुछ ना कुछ गलती होती रहती है जिसका हम लोगों को ये सब भुगतना पड़ रहा है आजकल कि हम लोग इतने दूर हैं और इस तरह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं. आई मिस यू रियली स्टूडेंट्स, है ना. तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि अपनी तरफ से सब परफेक्ट, गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग सो परफेक्टली, कहीं कोई गलती मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती है 99.9 केसेस में. ओके, तो हमें उसको वैल्यू करना चाहिए.
ओके, लाइफ इज वेरी वेरी प्रेशियस, वी हैव टू वैल्यू इट। तो ऐसे करके फिर सब नेचुरल प्रोसेस है। जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है, उसको हमें पता है कि विविपेरस एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं हम लोग, वो छोटा बेबी जो है वो अपने मन से फीड नहीं कर सकता है, तो वो पूरा मदर के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो जैसे ही चाइल्ड बर्थ हुआ, प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टार्ट सीक्रेटिंग एंड द लैक्टेशन इन द मेमरी ग्लैंड स्टार्ट्स, ओके, और उसके ऊपर वो छोटा बेबी फीड करेगा। वन मोर थिंग, जो पहले कुछ दिनों में डिलीवरी के बाद जो लैक्टेशन होता है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। Colostrum is the first milk secreted by the mammary gland after the delivery or the childbirth. This colostrum saves the child from so many diseases and provides a kind of the resistance because it is having natural antibodies. ओके, तो इसीलिए बोलते हैं ना कि तुरंत डिलीवरी के बाद जरूर से मदर को फीड कराना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मदर फीड ही लेना चाहिए, क्योंकि जो कुछ दिनों का पहला येलोइश डेंस मिल्क रहता है उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम, और इसके अंदर कुछ एंटीबॉडीज रहती है जो बेबी को डिजीजेस से प्रोटेक्शन देती हैं और उसको एक तरह की रेजिस्टेंस पावर देती है। ओके, सो दिस इज विद दिस वी हैव कंक्लूडेड द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। आने वाले भी जो टॉपिक्स हैं वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे जेनेटिक्स है, अभी हमने ये पढ़ लिया, आप देखेंगे कि कैसे जो कैरेक्टर्स है वो रिजेंबल करते हैं क्या नहीं। बहुत एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग चैप्टर। दिस चैप्टर ऑल्सो आई ऑलवेज फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, कि कैसा हमें धीरे धीरे चीजें पता चलती जाती है कि कैसे छोटे से माइन्यूट से हम इतने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो स्टडी इट विथ लॉट्स ऑफ कंपैशन, लव। एक एक वीडियो को बहुत प्यार से देखो, एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझो, उसको बोझ नहीं समझो कि अरे अब ये पढ़ना है, अरे एक और वीडियो आ गया अब इसको भी देखो, ऐसा नहीं है। हर एक चैप्टर, हर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड यू नो, अभी भी एज आई ऑलवेज टेल यू कि ठीक है, आप लोग हर बैच को मैं बताती हूँ कि टेक माइक्रोबायोलॉजी, टेक बायोटेक्नोलॉजी। जरूरी नहीं है आप मेडिकल लाइन में ही जाओ, isn't it? You take, आपके वाले भी बैच को बोला होगा, जैसे ही आप 11th में आते हो और 11th में आप बायोलॉजी लेते हो, सो वी ऑलवेज हैव सच काइंड ऑफ द सेशन। अभी जो जिस प्रॉब्लम से हम लोग फेस कर रहे हैं उससे अगर कोई हम लोग ओवरकम हो सकते हैं तो वो है ना, अगर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ये सारे लोग वर्क कर रहे हैं, साइंटिस्ट बहुत सारे, वैक्सीन बनेगा, हमें पता है वैक्सीन बनाने के लिए बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत होगी। आप लोग भी आने वाले समय में भी बहुत सारे इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारी चीजें जिससे हम लोग परेशान हो सकते हैं। तो बहुत इमेंस एम्पुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है और बहुत ज्यादा स्कोप है इन सब चीजों में। आप लोग बहुत दिल से प्यार से पढ़िए और इन सब चीजों में, इन सब फील्ड में अपना करियर आप लोग बना सकते हो। जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, इन सब चीजों में आप लोग अपना करियर बना सकते हो और जो आने वाले ह्यूमन रेस को जो प्रॉब्लम होने वाली है उनसे भी आप लोग बचा सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।